हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे डाटा इंटरप्रिटेशन का ओरिएंटेशन क्लास हमने लिया था। तो आज हम विधिवत जो डीआई का मतलब लेक्चर होना चाहिए वो होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ओरिएंटेशन मतलब ओवरव्यू दिया था कि डीआई क्या टेक्निकल चीज़ें कहाँ पे है, कैसे हमको स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कैसा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का क्या अभी पैटर्न है, और 70वीं जो बीपीएससी आने वाला है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है उसके बारे में हमने बताया था। और जो एक टैगलाइन लिखा था, डर के आगे डीआई है, यानी आपको डर हटाने के लिए हमने कोशिश किया है। चलिए आज हम पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज। हम एक बात बता दूं कि जो एवरेज के लिए हमने एक वीडियो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बीपीएससी 70वीं पीटी के लिए हमने एक अपलोड किया है, उस वीडियो को भी पहले देख लीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पे एवरेज के लिए बहुत सारा थ्योरी बताया है। उसके बाद बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, जिससे आपका कुछ कंसेप्ट जिनका एवरेज और ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। जब उतना कर लेंगे तो उसके आगे ये वीडियो देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। और डीआई को तो हमको जो हम लोगों ने एक मुहिम चला रखा है कि डीआई तो के डर को भगा देना है, और डीआई किसी का सिलेक्शन न होने का कारण नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज डेटा इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज एवरेज पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए एवरेज, तो पहले देखिए कि एवरेज क्या होता है। तो औसत, क्या देखिए औसत, तो औसत आप तो जानते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ाए हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि समूह के सभी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है समूह के सभी आंकड़ों का योग और समूह के आंकड़ों की कुल संख्या है। मतलब कोई समूह होगा, मान के चलिए समूह है, इसमें कोई डेटा दिया हुआ होगा 15, 75, 60, 20, 22। अब बोलेगा इस समूह ये एवरेज निकालिए इनका। तो एवरेज का क्या मतलब होगा कि समूह के सभी आंकड़ों का योग, यानी ऐड कीजिए 15, 75, आपका 60, 20 और उसी तरह 22। ठीक है, इस सबको ऐड कीजिए और समूह के आंकड़ों की कुल संख्या कितने, इस समूह में कितना आंकड़ा है, 1 2 3 4 5, यानी 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यही एवरेज होता है। एवरेज मतलब किसी भी चीज का, किसी भी एक समूह में दिए हुए आंकड़ों का एवरेज पूछेगा तो आंकड़ों का सम यानी योग बटा नंबर ऑफ आंकड़ा, यानी जो आंकड़ों की संख्या होगा वो हम लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझाने वाले हैं एवरेज। अगर एवरेज का थ्योरी और बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का जानना चाह रहे हैं तो हमारे वीडियो जो अपलोडेड है ऑब्जेक्टिव के लिए 70वीं बीपीएससी पीटी करके, वहाँ एवरेज पढ़ाया गया, वहाँ देख लीजिए। प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 2020 से 23 के अवधि में बेची गई पत्रिकाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या पूछा है कि 2020 से 23 की अवधि में बेची गई पत्रिकाओं की औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये और यानी ये वर्ष है, और नंबर ऑफ मैगजीन यानी पत्रिकाओं की संख्या है। ईयर दिया हुआ है 20, 21, 22, 23, 16, 14, 1950 और 1290। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कई तरीका से बनाएंगे, पहला दूसरा क्वेश्चन को कई तरीका से बताएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि हाँ इसको कितने तरीका से बना सकते हैं और कौन सा तरीका बेस्ट होता है। कभी कभी स्टूडेंट के मन में ये भ्रम रहता है कि एक ही क्वेश्चन को 2 3 तरीका से बना लिए। अब वो उनको दिमाग में ये रहता है कि कौन बेस्ट तरीका है, किसमें स्टेप मार्किंग नहीं कटेगा, यानी किसमें मार्क्स नहीं कटेगा। तो देखिए हम बताएंगे कि कौन कौन है सब बेस्ट है। कई तरीका होता है जो सिमिलर टाइप का रहता है, वो सभी तरीके अच्छे हैं, किसी में नहीं कटेंगे मार्क्स। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका कि अवधि में बेची गई पत्रिकाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप, अगर इसको सॉल्व करने का क्या करेंगे। तो देखिए इतना लिखा है, तो लिखिए वर्ष 2020-23 की अवधि में, की अवधि में बेची गई पत्रिकाओं की औसत संख्या, की औसत औसत संख्या बराबर है ना, वर्ष 2020-23 की अवधि में, वर्ष 2020-23 की अवधि में बेची गई पत्रिकाओं की औसत संख्या, ये आप पूछा है। तो देखिए अब इसका क्या होगा। तो देखिए बेची गई पत्रिकाओं की संख्या, बेची गई पत्रिकाओं की कुल संख्या, यही ना, कुल संख्या दिख रहा है। कुल संख्या डिवाइड बाय क्या होगा, वर्षों की कुल संख्या, वर्षों की कुल
संख्या, है ना। क्या है यहाँ पे, क्या दिया है, वर्ष दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैगजीन दिया हुआ है। तो वर्ष 2020 से 23 की अवधि में बेची गई पत्रिकाओं की औसत संख्या बराबर बेची गई पत्र, मतलब एक ग्रुप है, ये मैगजीन बेचने का एक ग्रुप है, तो बेची गई पत्रिकाओं की कुल संख्या। तो ठीक है, अब देखिए, अब कहाँ लिखें, स्पेस का कमी होता है ना। देखिए दिख रहा है क्या, नहीं देखेगा नीचे, देखिए एक तरीका को तो यहीं पे बता देते हैं, तब उसके बाद इधर इधर देखिए, हम इधर लिख रहे हैं। तो बेची गई पत्रिकाओं की संख्या क्या है, तो 1600 प्लस 2021 एंड 1400, वो तो ईयर है 2021, 1400 प्लस 950 और प्लस 1290, यही ना है। और कितना ईयर है, तो 2 और 4 4, यही ना, यही है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो कैलकुलेटर का यूज करके, अब देखिए सिंपल है, यहाँ जोर सिंपल है तो आप सोचिएगा ऐसे भी कर, लेकिन कैलकुलेटर का यूज किया कीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज करने का आदत हो जाएगा ना तो बेस्ट रहेगा। सो देखिए, हम आपके लिए भी कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि हम ऐसे नहीं, कि हम भी कैलकुलेटर, लेकिन मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, लेकिन आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपको नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करना है, जो किराना की दुकान पर आप देखते हैं, ठीक है। तो वो वाला कैलकुलेटर आपको यूज करना है। तो 1600 प्लस 1400, 950 प्लस 1290, कितना हुआ, 5240। देखिए कितना हो रहा है, 5240 और बटा 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1310, यानी 1310 इसका आंसर निकल के आया। ठीक है, तो दिख रहा है। तो पहला मेथड है इसको बनाने का, इसका टाइप का। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि हमको थोड़ा सा लिखना पड़ा ज़्यादा, और हमको ये जो फार्मूला होता है, जो आपको देखिए फार्मूला हुआ, इस टाइप का हमको यूज करना है। और ये फार्मूला जो है ना हमेशा बदलेगा, क्योंकि भाषा बदलेगा, यानी जो भाषा लिख रहे हैं वो बदलेगा। आज मानिए मैगजीन है, तब ना यहाँ बेची गई पत्रिकाओं की कुल संख्या बटा वर्षों की कुल संख्या, कुछ और रहेगा तो कुछ और लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम अगर ऐसे लिखें, सेकेंड टाइप यानी सेकेंड मेथड। अब हम ऐसा लिख दें कि वर्ष 2000 कितना है, 20 से ना, तो 2020 में बेची गई पत्रिकाओं की संख्या बराबर, ये ना लिख सकते हैं, पत्रिकाओं की संख्या। उसी तरह वर्ष 2021 में बेची गई पत्रिकाओं की संख्या, उसी तरह वर्ष 2022 में, उसी तरह वर्ष 2023 में बेची गई पत्रिकाओं की संख्या। और देख लीजिए संख्या कितना है, 1600, 1400, 950। तो ये क्या है, 1600, 1400, 950 और क्या है 1290, 1290, यही है ना, 1600, 1400, 950 और 1290। अब क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए अब लिख देंगे अभिष्ट औसत, औसत पूछा है तो अभिष्ट औसत बराबर, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे औसत में, 1600 प्लस 1400 प्लस 950 प्लस 1290, डिवाइड बाई कितना है, 4 है तो 4, इसको जोड़े थे कितना आया था, 1600, 1400, 3000, 3000 एक 4000, 4000 और एक 5000, 5000 5100, 5240 आया था शायद, 5240 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको क्या करे था, 1310 आ रहा था, यही ना, 5240 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 1310। तो एक तरीका ये हो गया, देख रहे हैं। इसमें क्या लिखें, जो दिया हुआ है डेटा हमने सब ईयर का लिख दिया एक जगह, कि भाई वर्ष 2020 में बेची गई पत्रिकाओं की संख्या कितना है, 1600 है। उसी तरह वर्ष 2021 में बेची गई पत्रिकाओं की संख्या 1400, उसी तरह 950, 1290। अब हमने लिख दिया, इसीलिए अभिष्ट, देखिए ये वाला को बहुत ध्यान में रखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिक्वायर्ड, ये ऐसा टर्म है, इससे आप बहुत भली भांति से परिचित हो जाइए। अभिष्ट एक ऐसा वर्ड है जो पूरे डीआई में आपका, मतलब ये क्या बोले हैं, डीआई में ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, क्योंकि ये आपका समय बचाता है और स्पेस बचाता है दोनों। देखिए अभिष्ट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, इंग्लिश बोलते हैं, और अभिष्ट मतलब कहने, यहाँ अभिष्ट लिख देने का मतलब ये हुआ कि जो आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है,
वर्ष 2020-23 की अवधि में बेची गई पत्रिकाओं की औसत संख्या। जो पूछा जा रहा है ना, हम वही लाइन यहाँ लिखना चाह रहे हैं। अभिष्ट का मतलब हुआ, मतलब जो लाइन आप पूछ रहे हैं कि 2020 से 23 की अवधि में बेची गई पत्रिकाओं का औसत संख्या ज्ञात कीजिए, हम वही लिखे हैं और औसत लिख के किए कि अभिष्ट औसत बराबर जो इसका औसत पूछ रहे हैं उसी का औसत हम निकाल रहे हैं। उसके बाद ये 4 डेटा है, सम किए, जोड़ किए, डिवाइड किए, 1310। ठीक है, दूसरा तरीका ये हुआ। एक और तरीका आप बना सकते हैं, तीसरा तरीका देखिए क्या, थर्ड में। अब देखिए आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है आपका, जिसमें डेटा क्लियर कट दिख रहा है कि 20 में इतना है, 21 में इतना है, 22 में इतना बने, इतना बचे, और सबका जोड़ के डिवाइड बाई 4 करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए एक मेथड ऐसे भी कर सकते हैं कि लिखिएगा इसीलिए अभिष्ट औसत बराबर, अब उस सबका जोड़ लिखना होगा तो कितना था, 1600, 1400 प्लस 950 और प्लस 1290 डिवाइड बाई 4, और एक कीजिएगा तो क्या आएगा 5240 डिवाइड बाई 4, और ये निकलेगा 1310। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इतना करने के बाद छोड़ दीजिएगा, तो एक तो देखिए मेंस का है, अब ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि सिर्फ आंसर से मतलब है, आंसर सही है, क्योंकि मेंस का है तो थोड़ा स्टेप लिखना चाहिए। अब ये एग्जामिनर अगर इतना लिख के छोड़ दिए क्वेश्चन को एग्जाम में, तो एग्जामिनर ये देख के सोच सकता है कि अच्छा ये जो स्टूडेंट है भाई इतने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, कुछ आगे पीछे लिखा नहीं, इसके मतलब ये क्या आसपास वाले से कॉपी तो नहीं कर लिया, चीट तो नहीं कर लिया। इससे ये इंडिकेट, देखिए अब ऐसा नहीं कि 100% यही सोचेगा कोई, हम तो एग्जामिनर है नहीं ना, मतलब हो सकता है कि लोग ऐसे कोई एग्जामिनर सोच ले कि अच्छा ये डायरेक्ट कैसे ला दिया जी, इसको कैसे पता, कहीं बगल वाला पेज से तो बगल वाले से कॉपी तो नहीं कर लिया। तो उस संदेह को दूर करने के लिए अगर ई मेथड यूज कर रहे हैं तो ई लिखने के बाद आपको 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखिएगा, अतः वर्ष कितना था 2020 से 23, तो 2020 से 23 की अवधि में बेची गई पत्रिकाओं की औसत संख्या, पत्रिकाओं की औसत संख्या बराबर, चाहे औसत संख्या कितना है 1310 है। कर दिए। अब इससे क्या हो गया, जैसे ही आप निकाल दिए तो ये लिख दिया था वर्ष 2020 से 23 की अवधि में बेची गई पत्रिकाओं की औसत संख्या 1310 है। एग्जामिनर देखेगा, उसके बाद पढ़ लेगा, कहेगा हाँ ठीक है, बच्चा समझ रहा है, डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन लिख के वो चीज़ों को कवर अप कर दिया है। तो देखिए अब समझिए और डाउट को क्लियर कीजिए और किसी प्रकार का संदेह नहीं रखिए। ये क्वेश्चन था, देखिए अब कहिएगा सर ये सिंपल क्वेश्चन है, अब बना रहे हैं 3-4 मेथड से और तेज बन रहे हैं ऐसा नहीं सोचना है। देखिए सिंपल से ही एडवांस चलेंगे ना। अब मान के अभी हम बड़ा क्वेश्चन करा दें और आपको यहीं से छोटा छोटा, देखिए डाउट छोटा छोटा होता है स्टूडेंट के मन में, डाउट बहुत बड़ा नहीं होता है। हर स्टूडेंट के मतलब वो पढ़ रहा है तो ठीक ही ठाक पढ़ रहा है, बस डाउट छोटा छोटा डाउट ना उसको वो चीज़ों को कंसेप्ट नहीं बनने देता है। तो छोटा छोटा डाउट को हमको बाहर कर देना है, उसके बाद हम बहुत अच्छा और मतलब हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छे लेवल का बनाएंगे जो बीपीएससी में ही हो ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अभी तक का ट्रेंड रहा है, हम 5-7 साल पीछे से देख रहे हैं, बहुत ही नज़दीकी से डीआई को देख रहे हैं और डीआई के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत लोगों को हम अपने सिलेक्शन से पहले डीआई के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिया करते थे और उस समय भी कॉपी चेक किया करते थे, तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ लोग गलत करते हैं तो और कहाँ कहाँ डाउट रहता है। क्योंकि बहुत लोग पूछेगा कि सर ये 3 मेथड इसमें कौन बेस्ट मेथड है, तो नहीं बता दीजिए ना आप ये तीनों मेथड में। तब हम उसको कैसे बताएं कि तीनों मेथड बेस्ट है। अब उनको बोलेंगे तीनों मेथड बेस्ट है तो फिर वो डाउट में आएंगे, अरे यार तीनों बेस्ट है तो इसमें कौन हम बनाएंगे जिसमें मेरा मार्क्स नहीं कटेगा। तो देखिए तीनों मेथड से बनाइएगा, आपका पॉइंट में भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि तीनों मेथड पर्याप्त चीज़ें बता दे रहा है जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन था कि भाई पत्रिकाओं की औसत संख्या बताइए, तो हमने पहला लिखा। अब देखिए पहला जो मेथड है ना, इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखना ज़्यादा है। जैसे ये तो इतना तक लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि वर्ष इतना की अवधि में बेची गई पत्रिकाओं की औसत संख्या। ये जो फॉर्मूला टाइप का ये है ना, ये वैरी करते रहेगा क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। अब जैसे बेची गई तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ
मतलब जो जैसा है वैसे ले, जैसे मान के लिए यहाँ पत्रिका बेच रहा है तो ठीक है, कहीं कार बेचेगा तो कार के लैंग्वेज में लिखना होगा, कहीं बेचे कुछ और बताएगा तो कुछ और के लिखना होगा। तो ये वैरी करेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लेके लिखना होगा कि बेची गई पत्रिकाओं की कुल संख्या बटा वर्षों की कुल संख्या। उसके बाद कीजिए, ये भी बेस्ट तरीका है। उसके बाद ए भी बेस्ट तरीका है, सब ईयर के बारे में लिख दिए, अभिष्ट औसत लिख के लिख दिए, ए भी बेस्ट तरीका है, ठीक। उसके बाद ए भी बेस्ट तरीका है। तीनों तरीका से बनाइए उस क्वेश्चन को, आपको कहीं भी पॉइंट में भी मार्क्स कोई नहीं काटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दी गई जानकारी को क्या पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। और नीचे दिए गए प्रश्नों के, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो सब जगह कॉमन लिखा हुआ रहता है, तो आप मतलब हैबिचुअल हो गए होंगे। 5 संस्थानों से 5 विभिन्न विषयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दिया हुआ है। 5 विभिन्न संस्थान दिया जाएगा, ए बी सी डी ई विभिन्न संस्थान है, और ए आपका विषय है, कला में, वाणिज्य में, विज्ञान में, प्रबंध में, कंप्यूटर विज्ञान में नंबर ऑफ स्टूडेंट, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पूछा व्हाट इज द एवरेज, अच्छा हिंदी, सभी संस्थानों से वाणिज्य विषय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। सभी संस्थान यानी ABCD, वाणिज्य विषय में यानी वाणिज्य देखिए विषय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है, वो आपको औसत पूछा है, ठीक है। अब तो इसका भी हम 2-3 तरीका बता रहे हैं, ताकि आपको वो चीजें डाउट ना रहे कि हाँ क्या एक ही तरीका हो सकता है क्या। तो देखिए अब इसमें पूछा है, तो देखिए क्या है, एक तो तरीका ये वही फॉर्मूला वाला, तो देखिए लिखिएगा सभी संस्थानों से वाणिज्य, कॉमर्स, वाणिज्य विषय में अध्ययन करने वाला, विषय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, करने वाले विद्यार्थियों की औसत बराबर सभी संस्थानों यानी ABCD है, सभी संस्थानों से वाणिज्य विषय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की औसत बराबर क्या लिखेंगे, तो वाणिज्य विषय में अध्ययन, वाणिज्य पढ़ने वाले, अच्छा वाणिज्य विषय पढ़ने वाले कुल छात्र, विषय पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी, यहाँ पे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी लिख लीजिए, विद्यार्थी बटा, उसके बाद क्या, संस्थानों की संख्या, है ना, देख लिए। देखिए क्या है, सब आपका क्वेश्चन पूछा कि सभी संस्थानों से वाणिज्य विषय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बताइए। तो देखिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या रहता है कि सर ये लैंग्वेज जो लिखते हैं ना हमको नहीं आता है, कैसे हम लिखें। तो देखिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बहुत सारा चीज़ लिख रहे हैं, क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा रहता है ना उसी लैंग्वेज में हमको ये भी लिखना रहता है। देखिए कैसे लिखे हैं, देखिए क्या लिखा है, सभी संस्थानों से वाणिज्य विषय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, ये पूछा है ना। तो देखिए यहीं से यहाँ तक नहीं लिखे हैं क्या, अब थोड़ा सा बदल दिए होंगे, अब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम लिखे तो कॉपी नहीं करना है। सभी संस्थानों से वाणिज्य विषय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की औसत, देखिए सभी संस्थानों से वाणिज्य विषय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की औसत, वही तो लिखिए, थोड़े हम अपने मन से ज्यादा कुछ लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा 19-20 करके लिख देते हैं ताकि कॉपी पेस्ट नहीं दिखे। वाणिज्य विषय पढ़ने वाले कुछ कुल विद्यार्थी, अब देखिए वाणिज्य विषय कौन कौन से पढ़ रहा है, तो वाणिज्य विषय यहीं तो पढ़ रहा है लोग ना, ए में 260 पढ़ रहा है, बी में 320 पढ़ रहा है, सी में 300, डी में 480, ई में इतना, तो सबको ऐड कीजिए। तो देखिए क्या कीजिए, 260 है प्लस 320 है प्लस 300 है प्लस 480 है प्लस 360 है, डिवाइड बाई कितना इंचूट हो गया, 5, तो 5 देख लीजिए, तो 260 320 300, सॉरी इधर जाएगा ना, 260 320 300 480 360, 300 480 360, ठीक है। अब इसको करना है तो कैसे करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 260 प्लस 320 प्लस 300 प्लस 480 प्लस 360, कैलकुलेटर का यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भी हमेशा यूज करना है। 1720 बटा 5, 1720 बटा 5 करेंगे तो 344, 17 बटा 20 करेंगे तो 344 है आपका
आ रहा है। ठीक है, तो 344 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका हो गया? फर्स्ट तरीका, पहला तरीका है ना, पहला तरीका, फर्स्ट तरीका। ठीक है, तो ये भी ठीक है। दूसरा एक और तरीका देखिए इसको निकालने का, क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट में देखिए, अब क्या कर सकते हैं कि आप एक तरीका ऐसे बना सकते हैं, सेकंड तरीका, संस्थान ए में वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी कितना था? 260 ना। उसी तरह संस्थान बी में, संस्थान सी में, संस्थान डी में, उसी तरह संस्थान ई में, सब पढ़ने वाला पढ़ने वाला पढ़ने वाला पढ़ने वाला इज इक्वल टू। ठीक है, अब डेटा आपको लिखना होगा। तो 260 320 300, तो 260 320 300, उसके बाद 480 है ना। ओ यार उधर क्यों जा रहे हो? 480 360, 480 360। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब हम सिर्फ डेटा ले लिए, क्योंकि सभी बोला था कि सभी संस्थान में वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत निकालना है। ठीक है, अब इतना हम कर लिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे? वहीं लिखेंगे, सभी संस्थानों में वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत बराबर यही होगा, सभी संस्थानों में वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत। ठीक है, तो अब औसत क्या निकलेगा? सबका सम कीजिएगा। 260 प्लस 320 प्लस 300 प्लस 480 प्लस 360 डिवाइड बाई 5, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आया था? 1720/5। तो 1720/5 और इसको कीजिएगा तो 344 है ना, दिख रहा है? तो 344 एक भी यहाँ भी आ गया। तो एक मेथड आपका ये हो सकता है। ठीक है, कि सभी संस्थान का लिख दीजिए और ऐसे कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका एक और मेथड देख लीजिए, थर्ड मेथड। डायरेक्ट हम लिख दिए, चूंकि देखिए, इसलिए देखिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या था कि पूछा था कि भाई सभी संस्थान में वाणिज्य में पढ़ने वाले छात्रों का औसत बताइए, विद्यार्थियों का। तब सबका डेटा दिख रहा था क्लियर कट, तो हम डायरेक्ट इस डेटा का यूज करके बनाए। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखें, इसीलिए अभिष्ट औसत बराबर, तो अभिष्ट औसत बराबर क्या है? तो क्या था? 260 कितना था? 260 ना। 260 प्लस 320 प्लस 300 प्लस 480 और प्लस 360 डिवाइड बाई 5, इसको ऐड कीजिएगा तो 1720 आता और डिवाइड बाई 5 और 344। ठीक, तो एक तरीका ये। अब देखिए इस तरीका के साथ वही है जो हम पहले वाले में तरीका बताए, इसमें से हो सकता है कि चीटिंग वाला, इसलिए हम नीचे क्या करेंगे? लिख देंगे कि हाँ सभी, इस लिख देंगे, अतः सभी संस्थानों में वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत 344 है। ठीक है, तो ये भी आपका मेथड वैलिड हो जाएगा। तो 3 मेथड आपका हुआ। तो देखिए समझिए, पहला क्वेश्चन का भी 3 मेथड बताएं, दूसरे क्वेश्चन का भी हमने 3 मेथड बनाया। अब ये तीनों में कौन बेस्ट है? तीनों का तीनों बेस्ट है। बस जो आपको उस एट ए टाइम क्लिक करे या जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। ठीक है, ये भी ठीक है, दूसरा ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक, वो देखिए। अभी तक नॉर्मल एवरेज था, मान लीजिए सामान्य औसत पूछ रहा है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन था। अभी एक होता है औसत प्रतिशत परिवर्तन, ये बहुत बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आता है तो गलत करते हैं, बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आता है।
वो देखते हैं यार ये औसत भी है, प्रतिशत भी है, परिवर्तन भी है, यार औसत निकाले कि प्रतिशत निकाले, क्या है? तो देखिए औसत, प्रतिशत और क्या है? परिवर्तन। तीन वर्ड है, तीनों वर्ड को समझिए। तो देखिए औसत है तो ये तो आपको औसत निकालना है, प्रतिशत है, प्रतिशत जानते ही हैं, और ये आपका परिवर्तन है, ये औसत प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए परिवर्तन क्या दो तरीके का होगा, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं चेंज, तो या तो वृद्धि होगा कोई डेटा में या कमी होगा। तो जब वृद्धि होगा तो पूछेगा औसत प्रतिशत वृद्धि निकालिए, ठीक। और जब कमी होगा तो बोलेगा औसत प्रतिशत कमी निकालिए, ठीक है। देखिए तो क्या करते हैं, ऐसे पूछेगा तो पहले हम प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेते हैं, प्रतिशत परिवर्तन, या वृद्धि है तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, या प्रतिशत कमी निकाल लीजिए अगर कमी है तो, उसके बाद उसका औसत निकालिए। यानी पहले हमको प्रतिशत परिवर्तन, वृद्धि हो तो वृद्धि, कमी हो तो कमी, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकाल लीजिए, उसके बाद औसत निकाल लीजिए, ठीक। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, जो भी टाइम पीरियड दिया रहेगा, यानी समयावधि दिया रहेगा। देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे, दिख रहा है, हाँ, गिवन पीरियड, परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, परसेंटेज प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन दिए गए समयावधि में, देखिए समयावधि में, समयावधि में प्रतिशत परिवर्तन, और बटा वर्ष, वर्षों या महीनों, महीनों की संख्या, क्या इंग्लिश में नंबर ऑफ ईयर्स या मंथ, ठीक है। तो ये आपको नहीं, हमेशा ध्यान रखिए प्रतिशत परिवर्तन पहले निकालेंगे, अगर वृद्धि हो रहा है तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, कमी हो रहा है तो प्रतिशत कमी निकालेंगे, उसके बाद उसका औसत निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्या है कि 2018 से 22 की अवधि में ड्रोन की संख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि, देख रहे हैं प्रतिशत परिवर्तन था यहाँ पे, चूंकि 20, 25, 38 और 47, 55, यानी 18 से 22 तक 55, 20 से 55 यानी बढ़ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि हो गया, ठीक। अब ये वार्षिक पूछ रहा है, देखिए वर्ष चल रहा है, महीना चलता तो माह का पूछता है, तो 18, 19, 20, 21, 22 चल रहा था वार्षिक, और तब औसत आपको पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए अब इसको क्या करना है, इसमें भी एक दो मेथड बना सकते हैं, या एक मेथड से बेस्ट तरीका है वो हम बता देते हैं। देखिए क्या है, तो देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये हिंदी वाले हल लिखेंगे, हल, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो पहले हमको क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, तो वृद्धि निकालिए, तो पहले तो निकालिए वर्ष 2018 में ड्रोन की संख्या, 2018 में ड्रोन की संख्या कितना है 20, उसके बाद लिखे वर्ष 2022 में ड्रोन की संख्या बराबर 55, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है सब 55। अब क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि, चूंकि देखिए 20 से 55 होना है, वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए निकालिए प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। देखिए प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वाले हम जब बीपीएससी पीटी के लिए प्रतिशत का चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने 4 वीडियो अपलोड किया, और बहुत डेप्थ तो बहुत स्लो से पढ़ाया, क्योंकि हम जानते हैं डीआई में प्रतिशत काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए हमने उसको बहुत बढ़िया से, अगर आप नहीं समझ में आए, परसेंटेज में किसी प्रकार का डाउट है, तो वो सब भी वीडियो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में वहाँ रखा हुआ है। तो प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि कैसे हो, 20 से 55 जा रहा है, यानी फाइनल, यानी 55 माइनस 20 बटा 20, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से, तो देखिए 55 में से 20 गया था 35 बटा 20 गुना 100, तो देखिए 20 से कटेंगे तो 5 मरतबे, और 35 बचेगा, 5 25 15 175%, दिख रहा है 175% हुआ। अब हमारा प्रतिशत वृद्धि निकल गया, यानी यहाँ तक का काम हो गया। अब हमको औसत वार्षिक प्रतिशत निकालना है, तो देखिए कैसे होगा। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट पे देखिए, लिख के बताते हैं। देखिए अब क्या पूछ, अब लिखिएगा, इसीलिए इसीलिए अभिष्ट औसत, अभिष्ट मतलब जो पूछ रहा है वही, अभिष्ट औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि बराबर, क्या लिखे, अभिष्ट औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि। अब वृद्धि किस अवधि में बता रहे हैं, तो लिख दीजिए 2000 कितना है
किस अवधि में? 2018 से 22 की अवधि में। तो 2018 से 22 की अवधि के लिए बता रहे हैं। तो देखिए, तो हमने प्रतिशत वृद्धि निकाल लिया है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना निकला है? 175%। ठीक है, उसके बाद ये कितने सालों के लिए? देखिए आप एवरेज वाला देखिए फार्मूला, परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। 2018 से 22 में जो ड्रोन की संख्या में प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज निकालनी है 175 बटा नंबर ऑफ ईयर या मंथ, यानी कब से कब बढ़ा है, तो उसमें आपको, तो देखिए कब बढ़ा है? 2018 से 22 तो कितना हुआ है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी बीच में कितने साल हैं? 4 साल बढ़ा है, यानी यहाँ पे होगा 4। तो अब डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या करना है? कैलकुलेटर का यूज करना होगा। तो 175 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा आपका 43.75%। यही आपका एवरेज आंसर निकल गया, जो पूछा था आपसे क्वेश्चन कि वर्ष इतना की अवधि में ड्रोन की संख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमने प्रतिशत वृद्धि निकाला, उसके बाद उसके, अगर यहाँ पे वर्ष था तो 4 वर्ष से 4 से डिवाइड कर दी, जो आंसर आया वो मेरा अभिष्ट औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपका दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, दिए गए वर्षों के दौरान एक कारखाने में 6 इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या दिया है। मतलब 9, 10, 11 वर्ष है, ABCD एक यूनिट है, और उसमें ये सब डेटा जो दिया हुआ कार्यरत श्रमिक है, यानी श्रमिक काम कर रहे हैं इसमें। तो पूछा है 2011-12, क्वेश्चन दिख रहा है? अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, नीचे हो गया। देखिए यहाँ पे इसके नीचे इंग्लिश वाला क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स फॉर यूनिट डी। उसी का हिंदी नीचे लिखा हुआ है। 2011-12 के दौरान इकाई डी के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे औसत प्रतिशत वृद्धि पूछा, क्या पूछा है? औसत प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पे देखिए टर्मिनोलॉजी देखिए क्या लिखा हुआ है, औसत प्रतिशत वृद्धि, औसत प्रतिशत वृद्धि दिया है। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि हमको पहले निकालना होगा, उसके बाद इसका औसत। अब इसमें देख सोचेंगे आप कि सर इसमें वार्षिक या माह तो नहीं दिया है। तो देखिए ना, क्यों नहीं दिया है? क्योंकि 11 से 12 में हमको पूछा है, 11 से 12, तो 11 से 12 में 1 साल, तो अगर वार्षिक देता भी तो 1 से डिवाइड करते हैं, इसलिए औसत प्रतिशत वृद्धि पूछ दिया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, श्रमिक के बारे में निकालिए। तो देखिए वर्ष, दिख जा रहा है ना ऊपर? ऊपर नहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। देखिए वर्ष 2011 क्या है पूछा है? 11 से 12 के दौरान नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो देखिए वर्ष 2011 में इकाई डी में नियोजित श्रमिकों की संख्या बराबर नियोजित श्रमिकों की संख्या बराबर कितना है? तो 124। ठीक है, दिख जा रहा है? नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा हमको उधर और इधर ध्यान रखना है। तो देखिए नियोजित श्रमिकों की संख्या क्या है? 124। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ष 2012 में इकाई डी में वही नियोजित श्रमिकों की संख्या कितना है? 135। कितना है? 135 है। देखिए 2011 में डी में 124 है, उसके बाद 135 है। ठीक है, 124 है, 135 है, दोनों में हमने निकाल लिया। अब हमको देखिए औसत प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे? औसत प्रतिशत वृद्धि में पहले हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, इसीलिए यार सिंपल लिखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा? तो प्रतिशत वृद्धि अब चाहिए। देखिए अब यहाँ पे सोचिएगा तो लिख भी सकते हैं, वर्ष 2011-12 के दौरान इकाई डी में या डी के श्रमिकों की संख्या में प्रतिशत
प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, देख रहे हैं वर्ष 2011 से 12 के दौरान इकाई डी के श्रमिकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है? 124 से 135 हो रहा है, यानी फाइनल 135 माइनस 124, और कितना से बढ़ा है? 124 गुना 100। अब देखिए ये लिखने नहीं आ रहा है अगर आपको, तो ये लिखने नहीं आ रहा है ये वाला चीज़, तो जाके प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़िए जो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है बीपीएससी पीटी मैथ रीजनिंग करके, वहाँ पे हमने इसको बारे में सब डिटेल से बताया है कैसे आता है। तो देखिए 135, आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए, 135 माइनस 124 बनेगा 11, तो ऊपर 11 गुना 100 और बटा 124, तो इसको कर लीजिए, 1100 हो जाएगा, 1100 डिवाइड बाई 124 कितना आ गया? 8.87%। ठीक है, तो परसेंटेज वृद्धि कितना निकला, प्रतिशत वृद्धि कितना निकल गया? इतना। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है, इसीलिए वर्ष, या जब हम ऐसे लिख दिए हैं तो इसीलिए लिखिए, इसीलिए अभिष्ट औसत प्रतिशत वृद्धि बराबर, अभिष्ट औसत प्रतिशत वृद्धि दिख जा रहा है, हाँ कितना है? 8.87 डिवाइड बाई कितना? 11 से 12 के दौरान कितना ईयर है? एक ईयर, तो एक, यानी 8.87%। वहीं का वहीं आंसर आ गया, क्योंकि 11 से यहीं 11 से 13 रहता, 13 रहता तो 2 रहता है तो 2 से डिवाइड करते, 15 रहता 3, तो उतना से डिवाइड, चूंकि 11 से ही 12 ही है, तो इस दौरान वर्षों की कितनी संख्या है? एक, तो एक से किए और बराबर 8 तो ये आंसर निकल गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करना होता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं बीच बीच में कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, या हमको यहाँ नहीं समझ में आया, वहाँ नहीं समझ में आया, कमेंट करिए, आप फ़ोन करके बोलिए कि हाँ हमको यहाँ है, आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। देखिए पहले आपने क्या पढ़ा? एवरेज, मतलब औसत, समान औसत। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? औसत प्रतिशत वृद्धि। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है वेटेड एवरेज, यानी भारित औसत। यानी क्या है? भारित औसत, भारित औसत। तो भारित औसत में क्या है? n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस डॉट डॉट बाई n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट। देखिए n1 क्या है, x1 क्या है, तो n1 कुछ बोलेगा कि इतना चीज है, उसका कुछ वैल्यू ये है, तो n1 x1, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। n2 x2 नीचे n1 n2 n2, चलिए क्वेश्चन ही देख लीजिए, वहीं से क्लियर हो जाएगा, तब वहाँ पे आप देख लीजिएगा। देखिए पूछा एक कक्षा में, यानी एक कक्षा में 55 लड़के, एक कक्षा में 55 लड़के हैं और निम्न तालिका लड़कों की संख्या और उनके भार को दर्शाता है, उनके भार को दर्शाता है। ठीक है, बॉयज है, तो देखिए 7 बॉयज है जिसका वेट यानी भार क्या है, यहाँ पे भार देख लीजिए हिंदी वाले, भार 62 kg है। 3 लड़का है, पूरा 55 है, यानी इस सबको जोड़िएगा तो 55 आएगा। 55 में 7 को लड़का है जिसका वजन आपका 62 kg है, 3 का वजन 63 kg, 15 का 67, 13 का ऐसे ऐसे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ का क्वेश्चन मिसिंग है, इसमें क्वेश्चन जो है वही मिसिंग है, तो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, वो देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है कि आपका क्वेश्चन है कि सभी 55 लड़कों का औसत भार ज्ञात करें। ठीक है, सभी 55 लड़कों का औसत भार ज्ञात करें। तो देखिए क्या है, अभी कैसे बनेगा। अब देखिए अभी यहीं पे, तो देखिए 55 में क्या, ई n1 है, ई n2 है, n3 है, n4 है, n5 है, n6 है, n7 है। ठीक है, और ये क्या है? x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7। अब कहिएगा सर कि आप n1 इसको काहे माने हैं, इसको काहे नहीं मान लिए हैं। तो देखिए क्या है कि ये बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज, तो इसी का रेशियो, इसी का वेटेड एवरेज निकालना है ना, वेट का एवरेज, तो ये नीचे रहेगा ना, ये टोटल वेट होगा। औसत क्या होता है? औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, औसत कहते हैं कुल योग बटा कुल संख्या, यही होता है ना। मतलब 55 लड़का का एवरेज का औसत निकालना है, तो कुल उसका जो भार होगा तो उसका कुल भाग का जोड़ेंगे
तो ऊपर जोड़ रहेगा, और नीचे कुल संख्या ना, यानी 55 लड़का है तो 55 ना, इधर नीचे 55 होगा ना, इसीलिए इसको n1 n1 माने, इसको x1 माने, क्योंकि इस सब का सब नीचे होगा, देखिए फॉर्मूला में n1 n2 n3, ठीक है। जिसका औसत निकलेगा वो नीचे टाइप करेगा, ठीक। अब देखिए ये हो गया, तो अब हो गया, तो अब सिंपल है, आप डायरेक्ट लिखिए। देखिए आपको नेक्स्ट में बताते हैं, देखिए क्या लिखना है, इसीलिए अभीष्ट औसत, अभीष्ट औसत बराबर, क्या लिखना है, अभीष्ट औसत बराबर, यहाँ पे इसलिए चलिए इसको और थोड़ा लिखिए क्योंकि बड़ा सा ये आने वाला है, इसीलिए यहाँ तक दिख रहा है, इसीलिए अभीष्ट औसत बराबर, अभीष्ट औसत बराबर क्या होगा, n1 x1 n1, यानी देखिए अभीष्ट औसत निकालना है तो 7 लड़का और उसका इतना वजन, तो दोनों से गुना करेंगे तो टोटल उसका भार होगा, तो 7 गुना 62, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि 7 गुना 62 प्लस 7 गुना 62 हो गया। अब इसमें नेक्स्ट करना है तो सारा का सारा डेटा देखिए, डेटा लिख देते हैं, 7 गुना 62 है, 3 गुना 63 है, प्लस 15 गुना 67 है, प्लस 13 गुना 70 है, 13 गुना 70 है, उसके बाद 6 गुना 80 है, इधर देखिए फिर प्लस है, 9 गुना 75 है, प्लस है, और 2 गुना 95 है, प्लस है, और डिवाइड बाई टोटल कितना है, 55 स्टूडेंट है, यही ना। तो देखिए क्या क्या है, 7 गुना 62 कहाँ से लिए हैं, देखिए 7 गुना 62, 3 गुना 63, 15 गुना 67, देख लीजिए 7 गुना 62, 3 गुना 63, 15 गुना 67। नेक्स्ट देखिए 15, 13 गुना 70, 6 गुना 80, 9 गुना 75, तो देखिए 13 गुना 70, 13 गुना 70, 6 गुना 80, 9 गुना 75 और 2 गुना 95, यानी 2 गुना 95, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या करना है, इसको सबको सम करना होगा, तो देखिए सबको कम सम करके, 7 गुना 62 434 प्लस 3 गुना 63, 63 गुना 3, 3 गुना 63 189 प्लस 15 गुना 67 1005 प्लस 13 गुना 70, 13 7 91 910 वो आता है, लेकिन तब भी आप पूरे तरीके से कैलकुलेटर का यूज करने की आदि में डालिए, कुछ भी हो, 8 6 48 ये तो जान रहे हैं, 480 प्लस 9 गुना 75, तो 9 गुना 75 675 और प्लस 2 गुना 95, 2 गुना 95 190, ठीक है, डिवाइड बाई 5। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 434 प्लस 189 प्लस 1005 1005 प्लस 910 प्लस 480 प्लस 675 प्लस 190, ये आया 3883 बटा 5, और इसको डिवाइड कीजिए 5 से, ये आ गया आपको 776.6, ये क्या हो गया, केजी में है तो केजी में लिख दीजिए, कितना आया 776 कैसे आ गया, 3883, ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ 55 है ना, 55, तो यहाँ पे 55 देख रहे हैं डेटा बहुत केयरफुली से। अब देखिए अब इसको फिर अलग वैल्यू आ जाएगा, 3883 डिवाइड बाई 55, 70.6 केजी। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि केजी, ये मतलब केजी इसलिए लिखे हैं कि क्योंकि ये वेट हमारा यूनिट दिया हुआ है, तो यूनिट दिया हुआ है तो यूनिट लिख देना चाहिए, इतना केजी, तो अभीष्ट औसत बराबर इतना केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि नीचे दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 विभिन्न संस्थाओं में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या दिया हुआ है, 5 विभिन्न संस्थान है, यानी ABCDE विभिन्न संस्थान है, इसमें व्यक्तियों की संख्या ये है, और मेन यानी ये वाला ब्लू वाला पुरुष है, और ये येलो टाइप का है वो आपका, ऑरेंज टाइप का वो वुमेन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि सभी संस्थाओं में मिलाकर महिलाओं की, सभी संस्थाओं में मिलाकर महिलाओं की औसत संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखिए सभी संस्थाओं को मिलाकर, देखिए कौन कौन संस्था है देख लीजिए,
ABCD, महिला कौन है, ये ऑरेंज वाला। तो देखिए ये 2500, ये देखिए ये यहाँ लाइन है और एक यहाँ लाइन है, 2500 से 3000 है, यानी दोनों के बीच में 500 का ये गैप है। तो अगर इस दोनों के बीच में कोई होगा तो 250 होगा। तो देखिए ये 2500 यहाँ तक है और यहाँ 3 है बीच में है, तो ये हो गया कितना, 2750। उसी तरह ये कितना है महिला वाला 4000, ये देखिए कितना है 4250, ये कितना है 35 दूस 3750, और ये कितना है 3500। ठीक है, यही महिला निकल गया। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे कि महिला की सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की औसत संख्या बताइए। तो देखिए अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इसलिए लिखिए सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की औसत बराबर औसत संख्या लिख दीजिए, क्या, औसत संख्या बराबर। अब देखिए ये सब लिखने के लिए हम कहीं और से नहीं लिखते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना उसी में से, जिस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है उस टाइप से लिखते हैं। देखिए यहाँ भी तो लिखा हुआ है, यही तो हम यहाँ से यहाँ तक लिख दिए हैं, और क्या किए हैं, सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की औसत संख्या बराबर। अब देखिए सभी संस्थाओं में महिला कितना है देख लीजिए, अब ये सब जोड़िए, 2750, 4000 सब जोड़ना होगा। तो देखिए 2750 प्लस 4000 प्लस, यही ना 2750 4000, 4250 3750, 4250 3750 और प्लस 3500 डिवाइड बाई कितना इंस्टीट्यूट था, तो 2 4 5 तो 5। ठीक है, अब देखिए सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो देखिए 2750 प्लस 4000 प्लस 4250 प्लस 3750 प्लस 3500, है ना, हो गया 18250 बटा 5। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 3650 आपका ये हुआ महिला। औसत क्या है महिला का पूछा है, तो इतना महिला। ठीक है, इतना महिला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी का क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन था उसी का ये 6A था, ये 6 नंबर क्वेश्चन का था, इसका 6A था। और 6B देखिए क्या बोल रहा है। अब बोला कि उपरोक्त ग्राफ में दी गई संस्थाओं ABCDE और में कौन समूह या समूहों में पुरुषों की संख्या, क्या बोला है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की औसत संख्या से अधिक है। तो देखिए पिछले वाले में हम औसत संख्या निकाले हैं, तो क्या लिखेंगे, सभी, देखिए लिखेंगे सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की औसत संख्या बराबर कितना है, कितना आया था पिछले बार में, 3650। ठीक है, सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की औसत संख्या कितना है, 3650। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि दी गई संस्थाओं में कौन से समय पुरुषों की संख्या, यानी सभी संस्थाओं में पुरुषों की संख्या आपको लिखना होगा। तो लिखिए संस्थान ए में पुरुषों की संख्या, संस्थान ए में पुरुषों की संख्या कितना है, तो देखिए पुरुष की संख्या कितना है, संस्थान ए में क्या है 3000, ए में कितना है 3000, इसमें कितना है 3250, इसमें कितना है 4000, और इसमें कितना है 2500, और इसमें कितना है 3250। ठीक है, तो 3000 क्या है 3000। ठीक, उसी तरह संस्थान बी में पुरुषों की संख्या, उसी तरह सी में, उसी तरह डी में, उसी तरह ई में। ठीक है, तो एक में 3000 था, दूसरा में 3250 है, तीसरा में 4000 है, और चौथा में 2500 है, और 3250 है। देख लीजिए तो
3,3250, 3,3250, ठीक है। 4,2500, 3250, 4,2500, 3250, ठीक है। अब इतना हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त ग्राफ में दी गई संस्थाओं में कौन से समय पुरुषों की संख्या महिलाओं की औसत संख्या, तो महिलाओं की औसत संख्या कितना है, 3650 में अधिक है। ABCD में जितने संस्थान है उसमें पुरुषों की संख्या किसमें 3650 से अधिक है, तभी यहाँ 3,000 है तो नहीं ज़्यादा है, यहाँ 3250 से नहीं ज़्यादा है, यहाँ पे 4,000 है यही ज़्यादा है, 2500 नहीं, 3250 नहीं, यानी 4,000, यानी संस्थान C जो है आपका, वहाँ पे पुरुषों की संख्या महिलाओं की औसत संख्या से अधिक है। तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा। अब लिखने के लिए यहाँ स्पेस नहीं है तो हम आगे लिख देते हैं। लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न पूछ रहा है उसी के अनुसार हम लिख रहे हैं कि इसलिए संस्थान C में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या संस्थान C में क्या है, 4,000, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 4,000। पुरुषों की संख्या 4,000, कोमा महिलाओं की औसत संख्या, और महिलाओं की औसत संख्या कितना था, 3650 ना, 3650 से अधिक है, क्या है, अधिक है। हो गया कंक्लूजन मेरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी संस्थाओं में ये है और 4,000 C में, तो हमने वहाँ का स्टेटमेंट लिख दिया है। प्रश्नानुसार संस्थान C में पुरुषों की संख्या 4,000 जबकि महिलाओं की संख्या 3650 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ, एक बार ग्राफ दिया हुआ है, का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए वर्षों में, यानी जो वर्ष दिया हुआ है 11, 12, 13, 14, 15, परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण, यानी अपीयर होता है उपस्थित और ये होता है पास्ट मतलब उत्तीर्ण, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तब आपसे पूछा गया है कि दिए गए वर्ष के दौरान परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, मतलब औसत संख्या आपको बताना है कितनी है। किसमें उपस्थित, यानी अपीयर, यानी ब्लू लाइन वाला, होने वाले विद्यार्थियों दिए गए वर्षों के दौरान 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। आपको सिंपल क्या करना है, लिखना है देखिए अब आपको क्या लिखना है कि अब लिखना है कि क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखिए एक बार। दिए गए वर्षों के दौरान परीक्षा में उपस्थित होने विद्यार्थियों की औसत संख्या, तो अभिष्ट औसत निकालना है। या तो पहले आप पूरे का ये लिख लीजिए, सबका जोड़ दीजिए, ठीक है। तो लिख लीजिए अभिष्ट, तो सबका डायरेक्ट लिखिए। इसीलिए परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, विद्यार्थियों की औसत संख्या बराबर, अब देखिए औसत संख्या बराबर, तो उधर थोड़ा सा इधर लिख दीजिए क्योंकि हम बहुत सारा डेटा लिखना होगा ना। औसत संख्या बराबर, अब देखिए क्या है, उपस्थित होने वाला यही है ना, 700, 800, 850, 900, 800, 750, ठीक है। तो 700, 800, 850 लिखिए, क्या है 700, 800 प्लस 850 प्लस, हो गया 700, 800, 850 हो गया 900, 800, 750, 900, 800 प्लस 750, और औसत है तो कितना है 2, 4, 5, 6 इंचुट था, ठीक है, 6 मतलब साल है, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, अब जोड़ने के लिए क्या करना होगा, कैलकुलेटर यूज करना है, तो कैलकुलेटर लीजिए। 700 प्लस 800 प्लस 850 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 750 इज इक्वल टू कितना आया 4800, 4800 बटा 6 है तो दिख रहा है डायरेक्ट 800, यानी क्या हो गया 800 आपका आंसर होगा। क्या, परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, यानी जो 11, 12, 13, 14, 15, 16 था, इस सब में जो उपस्थित हो रहा था विद्यार्थी, उसका औसत संख्या कितना है 800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या है कि निम्नलिखित बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। पिछला वाला क्या था? अच्छा, यहाँ पे बार ग्राफ नहीं होगा, इंग्लिश में सही है, स्टडिंग द फ्लोइंग पाई चार्ट। पाई चार्ट, यहाँ पे पाई चार्ट होगा, पाई चार्ट। निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, इस कंपनी के विभिन्न विभागों में कोई एक कंपनी है जिसके विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का प्रतिशत विभाजन दिया हुआ है। टोटल कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है? 800। और उस कंपनी में कई विभाग हैं। आईटी विभाग, अकाउंट्स, अकाउंट को देखिए लेखा बोलते हैं, अकाउंट को बोलते हैं लेखा। एचआर को बोलते हैं मानव संसाधन। मार्केटिंग का विपणन, प्रोडक्शन का उत्पादन, और सेल्स का बिक्री। ठीक है, ये बोलते। और आईटी को तो आईटी है रहने दीजिए, आईटी। ठीक। अब देखिए, तो ये बोला कि विभिन्न कर्मचारियों को प्रतिशत विभाजन दिया हुआ है। अब बोला है लेखा, मानव संसाधन, विपणन, उत्पादन विभागों में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या का औसत कितना है, यानी औसत बताना है। किसमें किसमें? लेखा, लेखा कौन है? ए, यानी लेखा इसका, मानव संसाधन इसका, और उत्पादन, उत्पादन कौन है? इसका, और विपणन, विपणन भी इसका। यानी यही 4 का अपना बताना है जिसपे हम टिक मारे हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन का बनाने का 2-3 तरीका है, आपको जो सुटेबल लगे वो बनाइए, सब एक ही जैसा है। तो देखिए पहला हम तरीका बताते हैं जो आपको सब जगह बनाना होगा, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में मत समझिए कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमने इस क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन जो औसत का है, दूसरा क्वेश्चन रेशियो में पूछा होगा, तीसरा परसेंटेज का होगा, चौथा कुछ और होगा। तो हमने चूंकि सिर्फ एवरेज पढ़ा रहे हैं तो हमने एवरेज का ही क्वेश्चन इसका लिया है। ये पाई चार्ट के 4 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको फिर रेशियो में भी, अनुपात में भी आएगा, प्रतिशत में भी आएगा, क्योंकि इसका जो जो पार्ट है यहाँ पे सिर्फ एवरेज का पार्ट था तो एवरेज पे लाए, रेशियो वाला में रेशियो, अनुपात वाले में अनुपात में आएगा, प्रतिशत वाले में प्रतिशत वाले में आएगा। इसलिए हम कॉमन क्वेश्चन लिए ताकि आपको समझ में आए कि एक क्वेश्चन में क्या है। तो एक एवरेज से पूछता है यानी औसत से पूछता है, दूसरा रेशियो से पूछता है, अनुपात से पूछता है, और तीसरा प्रतिशत से पूछता है। यानी आपको ये 3 को तो कॉमन रहेगा, क्योंकि 4-5 पूछता है एक में, तो 1-2 और, किसी में प्रतिशत से 2 को पूछ दिया, रेशियो से 2 को पूछ दे। ठीक है, एक क्वेश्चन। और पीछे का क्वेश्चन देखिए, ए वाला क्वेश्चन आपको तीनों टॉपिक में आएगा। अभी एवरेज में भी पढ़ रहे हैं, इसके बाद रेशियो पर आएंगे, रेशियो में भी, उसके बाद प्रतिशत में भी। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन के बनाने का कई तरीका है। देखिए फर्स्ट तरीका जो आपको सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको बनाना चाहिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन रहता है तो आपको टेबल एक बनाना होता है। तो आप लिखिएगा दिए गए पाई चार्ट से निम्नलिखित सारणी बनाया जा सकता है, यानी टेबल, सारणी बनाया जा सकता है। ठीक है, दिए गए से निम्नलिखित सारणी बनाया जा सकता है। अब सारणी बनाइए, तो यहां आप लिखिए विभाग, और इधर लिखिए क्या? कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या। ठीक, अब विभाग कौन कौन सा लिख दीजिए। तो एक आईटी विभाग है, ठीक है, दूसरा कौन सा है? लेखा, दूसरा लेखा है, तीसरा कौन सा है? मानव संसाधन, जिसको एचआर बोलते हैं। उसके बाद है विपणन, विपणन, उसके बाद है उत्पादन, उसके बाद है बिक्री। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ में क्या है कि टोटल कर्मचारी क्या बोल रहा है कि 800 है, और टोटल 100% है। यानी क्या है कि 100%, यानी 100% बराबर कितना है? 800। इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा? 800/100। और जितना परसेंट के लिए पूछना है उसके बाद गुना कर देंगे। जैसे 8% के लिए, तो 8% के लिए गुना, जो परसेंट यहाँ पूछेगा वो 8 के लिए 8, 18 के लिए 18, इतना के लिए इतना। ठीक है, 100 है। ठीक, तो ये आपको बेसिक परसेंटेज वाले में हम बताए हैं। अगर वो नहीं देखेंगे, बार बार बोल रहे हैं, वो जाके देख लीजिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है? 800, तो 800/100, यानी 800 टोटल है, 100% से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 1% के लिए। और आईटी के लिए कितना है? देखिए आईटी के लिए 8% है, तो 8 से गुना कर दीजिए। ठीक,
उसी तरह 800 बटा 100, और आपका लेखा के लिए कितना है 18%, तो 18 से गुना कर दीजिए। उसी तरह 800 बटा 100, और मानव संसाधन कितना है, तो मानव संसाधन 12% है, तो 12%। वही 800 बटा 100, और विपणन कितना है, तो विपणन आपका 14% है, तो इतना। तो 800 बटा 100 और गुना ये कितना है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन कितना है 32, तो 32%। और यहाँ पे 800 बटा 100 और बिक्री कितना है, तो 16%, इतना। अब देखिए ई कटिएगा तो 100 8 8, तो 8 अठाई 64, 8 18 कीजिएगा तो 144, 12 अठे कीजिएगा तो 96, 14 अठे कीजिएगा तो 112, और 32 अठे कीजिएगा तो 256, और आपका 16 अठे कीजिएगा तो 128। फिर ऐसे ऐसे बंद कीजिए, ऐसे टेबल को बंद कीजिए, दिख जा रहा है। बिक्री के नीचे लिखिए कुल, कुल में ये सब को जोड़ दीजिए, तो नीचे आ जाएगा 800, यानी आपका टेबल दिख जाएगा कि 800 टोटल कर्मचारी है। ठीक, अब ये टेबल बन गया, तो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन बनेगा, जो आगे का क्वेश्चन 2 3 होगा सारा का सारा यहाँ से डेटा लेंगे बनाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा। लेखा, मानव संसाधन, विपणन, उत्पादन विभागों में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या का औसत कितना है। तो देखिए किसमें किसमें पूछा है, लेखा में पूछा है, तो लेखा, मानव संसाधन, विपणन और उत्पादन, यही पूछा है ना। तो इसका अभिष्ट लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए इसके नीचे लिखते हैं, मतलब टेबल के नीचे, इसीलिए अभिष्ट, अभिष्ट औसत बराबर, अभिष्ट औसत बराबर क्या होगा, तो आप लिख लीजिए। तो देखिए देख रहे हैं अभिष्ट का क्या मतलब हुआ, जो पूछ रहा है वही हम लिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब हुआ। तो 144 प्लस मानव संसाधन में 96 प्लस 112 और प्लस 256 बटा कितना है 2 4 है, तो 4। अब इसको जोड़ लीजिए, कैलकुलेटर कहाँ है, 144 96 112 256, तो 144 96 112 256 608, यानी 608 बटा 4, भाग कर दीजिए 4 से, 152, यानी 152 आपका एवरेज निकल के आया। 152 क्या है, कर्मचारी है, तो लिख दीजिए कर्मचारी। ठीक है, आपको जो यूनिट है वो ध्यान रख के लिख देना चाहिए। अब देखिए यहाँ से 112 से कट गया, तो 112 से कट गया तो यहाँ पे 256 है, ध्यान रखिएगा 256 है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को एक तरीका तो ये हो गया कि भाई टेबल से बनाइए और ऐसे कीजिए। अब देखिए कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा जो सोच रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे सर इस इतना छोटा क्वेश्चन को आप इतना लंबा चौड़ा में बताए हैं, क्यों बताए हैं, ऐसा तो नहीं बताना चाहिए सर, एकमात्र तरीका यही थोड़ी है। तो उनके लिए देखिए हम बता देते हैं, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाएंगे कि अरे ये तो लंबा तरीका बताते हैं, ऐसे थोड़ी होगा, शॉर्ट तरीका है। एग्जाम में समय बचाना ना है, एग्जाम में समय बताना, इतना लंबा लंबा लिखेंगे तो कैसे का। मेंस में ही लिखिएगा तो मार्क्स फुल मिलेगा, नहीं लिखिएगा तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हम आपको शॉर्ट तरीका भी बता देते हैं उनके लिए जो उनकी आत्मा परेशान होगी। देखिए क्या है, दूसरा मेथड आप कर सकते हैं इतना कि पूछा है कि भाई मानो ये सब में पूछना है, तो लेखा, लेखा क्या है, ये एचआर और मार्केटिंग और प्रोडक्शन, यही ने पूछा है। तो देखिए 18% 12, 18 12 30, 40 44, 44 2 46, 46 30 76, यानी 76% इस चारों में कर्मचारी हैं, 76% कर्मचारी। अब देखिए टोटल कितना है 800, तो 800 बटा 100, चाहे देखिए टोटल है 800, तो 800 का 76% निकाल लीजिए। तो 800 का 76% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 से 8 कटेगा और 8 छः 48 और 4 8 7 56, 608। यानी आपको लेखा, मानव संसाधन, विपणन, उत्पादन विभाग में कुल कर्मचारी कितना है 608 है, और इसी का तो औसत पूछा है, तो औसत नहीं निकलेगा, 608 और बटा 4, ये निकल जाएगा, 4 एकम 4 2 20, 4 4 5 20, 4 2 8 152। तो शॉर्ट तरीका ये भी है। तो देखिए अभी इसको लिख के कैसे बनाइएगा, तो देख लीजिए बना के बता देते हैं। देखिए कैसे आप लिखिएगा कि लेखा, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लेखा, मानव संसाधन, मानव संसाधन, लेखा, मानव संसाधन, और क्या था विपणन, विपणन, और एक क्या था विपणन के बाद था और उत्पादन, और उत्पादन, उत्पादन विभाग, उत्पादन विभाग में कुल प्रतिशत कर्मचारी,
कुल प्रतिशत कर्मचारी। तो देखिए कितना कितना प्रतिशत था, 18%, 12%, 14% और प्लस 32%। इस सबको जोड़िएगा, 4 2 6 2 8 8 16 का 6 और एक हाथ से लिएगा, 3 1 4 1 5 6 1 7, 76%। ठीक, 76% निकल गया। अब देखिए, अब इन लेखा में इतना प्रतिशत निकला, तो अब लिखिएगा लेखा A4 हम लिख देते हैं, विपणन, विपणन और उत्पादन, उत्पादन विभाग में कर्मचारी, कर्मचारी। तो कितना है टोटल कर्मचारी, 800 है, इसका 76% निकालिएगा। तो देखिए 8 6 8 8 छः करिएगा, तो 8 छः 48 के 8, 4 8 7 56 60, 608 कर्मचारी। अब क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, इसलिए अभीष्ट औसत, क्या एवरेज यानी औसत निकालना है, औसत बराबर 608 है और कितने में है, 4 में है, तो 4 एकम 4, 2 20, 4 5 20, 4 दूना 8, 152 कर्मचारी। ठीक, ये भी हो गया। उसको भी हम लिख के बता दिए, जो आपको हमने सिर्फ इतना में बताया था कि 76% कर्मचारी है, 76% 800 का निकालेंगे तो 608, 608 बटा 4, 152। पीटी में रहता तो ऐसा ही क्वेश्चन बना दे, पीटी में रहता तो इतना भी नहीं करते, पीटी में रहता तो फिर 2 लाइन में। देखिए कैसे पीटी में जोड़ देते तो कितना आ रहा है, 76%, यानी 800 का 76%। और चूंकि ये निकालना है क्या, तो निकाले 8 8 608 होता और बटा 4 करेंगे तो 152। पीटी में इतना बनता, बस इतने में हो गया काम पीटी के लिए। लेकिन मेंस है ना, तो मेंस में तो आपको दिखाना होगा, तो उसी प्रोसेस मतलब वही कंसेप्ट से हमने दिखा दिया लिखकर। चलिए एक मेथड और अब बना सकते हैं, उसको भी देख लीजिए, ताकि थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में क्या है कि देखिए हम लिख नहीं रहे हैं, अब सब में कितना है टोटल कर्मचारी, 76%, 76% कर्मचारी है, ठीक है ना, वो HR मानो चारों में, चारों विभाग में। तो इसीलिए अभीष्ट, अभीष्ट प्रतिशत, औसत ना, अभीष्ट औसत, अभीष्ट औसत बराबर क्या हो जाएगा, 76% है, अभी 4 विभाग में है तो 4, इसी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा, 4 एकम 4, 3 4 9 36, 19%। 19% कर्मचारी क्या होगा, उस 4 विभाग में कार्यरत है, जिसका औसत होगा। तो देखिए अभीष्ट औसत 19% आया, तो 19% कर्मचारी कितना होगा, 19% कर्मचारी, तो 800 का 19% है ना, तो 800 का 19%, 100 से कीजिएगा तो 8 मरतबे, और 8 9 72 के 2 7, 800 152, 152 यहाँ से भी 152 आया। तो बहुत लोग ऐसे भी बनाते हैं कि भाई इतना परसेंट दिया, इतना परसेंट हम जोड़ के बना लिए कि इतना परसेंट कर्मचारी उस 4 विभाग में काम कर रहा है, और औसत निकालना है तो परसेंटेज को ही हम 4 बटा कर दिए, इतना परसेंटेज एब निकला। अब 19% कितना है कर्मचारी है, तो 19% कर्मचारी 800 का निकाल लेंगे तो 152 हो गया, मेरा एवरेज निकल गया। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले वाले वीडियो में हमने पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, वो भी जरूरी है क्योंकि बेसिक है, वहीं से यहाँ पे यूज कर रहे हैं चीज़ों को। और हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया, और उस क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में एवरेज का ही क्वेश्चन था, क्योंकि एवरेज टॉपिक लिए थे तो एवरेज हमने बता दिया ओवरऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें और अपना सुझाव भी दें। थैंक यू फॉर वाचिंग।